नमस्कार दोस्तों। आज है 13 जनवरी और क्या कुछ खास रहा करंट अफेयर में, आज इसकी बात करेंगे। मैं ललित पटेल हूँ। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। कल 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, आपको पता ही हो। युवा दिवस, उस पूरे राष्ट्र ने कल युवा दिवस मनाया। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो सके, ये कहना था स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी जो युवा वर्ग है उस पे काफ़ी विश्वास करते थे और युवाओं के वो काफ़ी लाखों लाख करोड़ों करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। और उन्हीं की जन्मतिथि पर 12 जनवरी के दिन साल 1984 से देश जो है हमारा भारतवर्ष, ये युवा दिवस प्रतिवर्ष मनाते आ रहा है। अच्छा, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो भारत का युवा है, भाई भारत, आपने प्रधानमंत्री जी के हर भाषण में सुना होगा कि जो भारत है वो कैसा देश है? एक युवा देश है। आज लगभग हमारी जो 65% आवाम है, जो आबादी है, वो कैसी है? युवा है। भाई 18 से 40 वर्ग उम्र है, जो 18 से 40 वर्ष की उम्र, उसको हम क्या मानते हैं? इन जनरल युवा मानते हैं। तो इसका लगभग भारत का 65% जो लोग हैं वो क्या है? आज युवा है। तो भारत में एक बड़ी तादाद है। अच्छा, जिस तरफ जवानी चलती है तो जमाना भी उसी तरफ चलता है। तो यदि जवानी यानी युवा व्यक्ति सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा, विश्व सशक्त होगा। और इसी को केंद्र बिंदु में रख के सरकार प्रतिवर्ष कई न कई कार्यक्रमों की घोषणा भी करती है, युवाओं को प्रोत्साहित करती है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग भी काफ़ी कार्यक्रम भी इसमें करता है। तो कल पूरे भारतवर्ष में और अन्य राज्य में भी ये हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दिल्ली में एक कार्यक्रम में गए, वहाँ भी कार्यक्रम हुआ। छत्तीसगढ़ और अन्य अन्य राज्यों में भी हुआ। वैसे मध्य प्रदेश राज्य में भी एक कार्यक्रम हुआ। तो उसमें अपने जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव जी। तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो हमारा रविंद्र भवन है भोपाल में, तो वहाँ पे युवा शक्ति मिशन, एक मिशन को लॉन्च किया। युवा शक्ति मिशन, युवा शक्ति मिशन को लॉन्च किया। अच्छा, युवा शक्ति मिशन क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। युवा शक्ति मिशन 2025 से कहाँ से इसको ये आयोजन था इसका? भोपाल में। और इसको भोपाल से, अच्छा, किसने किया? डॉक्टर मोहन यादव, सीएम साहब ने, अपने डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसको घोषणा की है इसकी। अच्छा, इसके अंतर्गत अगला पेज किधर स्टार्ट कर? अच्छा, जो युवा शक्ति मिशन है, युवा शक्ति मिशन, तो इसके अंतर्गत कुछ लक्ष्य रखे गए हैं। अच्छा, लक्ष्य क्या रखे गए हैं? तो इसमें पहला लक्ष्य ये रखा गया है कि जो 2028 का आने वाला साल है, 2028 तक, तो इसमें जो मध्य प्रदेश राज्य, अच्छा, मध्य प्रदेश राज्य में तकरीबन 1.5 करोड़ युवा आबादी है। कितनी? 1.5 करोड़ युवा। तो 1.5 करोड़ युवा आबादी का लगभग 70% लोग क्या कर लेंगे कि 10वीं पास कर लेंगे, है ना? तो वो 10वीं तक तो कम से कम पढ़ाई करे। आज जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। 12वीं के स्तर की भी बात की गई इसमें, जिसमें 2030 का एक लक्ष्य रखा गया है कि जिसमें लगभग 12वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं जो 12वीं की परीक्षा पास कर ले, तो वो उनकी तादाद भी कितनी हो जाए? लगभग 70% से लेके 100% तक इसको पहुंचाने का है। इसी के साथ साथ तीसरा लक्ष्य ये भी रखा गया है कि जो 2030 का वर्ष आएगा, जो 2030 का साल आएगा, तो इस साल तक प्रत्येक युवा को लगभग रोजगार की बात की गई है। प्रत्येक युवा के रोजगार की बात की गई है कि प्रत्येक युवा जो है उसको रोजगार मिल जाए प्रदेश के। अच्छा, भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 2047 का एक विजन देखा है, एक लक्ष्य रखा है कि विकसित भारत। तो उसी विकसित भारत के सपने को भी साकार करना है, विकसित भारत। तो विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा गया है 8247, तो इस लक्ष्य की भी क्या करना है? पूर्ति करना है। अच्छा, राज्यों से देश बनता है, तो सब राज्य जब इसका बेड़ा उठा लेंगे विकसित भारत के संकल्प का, तो इसमें युवा आबादी यदि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी तो विकसित भारत करने से भला कौन रोक सकता है?
तो ये संकल्प लिया गया है। अच्छा, इसी में कल एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ कि गोल्डन बुक रिकॉर्ड भी बना कल। गोल्डन बुक में एक रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया हुआ, जिसमें कि 18,000 स्क्वायर फीट में 18,000 स्क्वायर फीट में स्वामी विवेकानंद जी की 3D स्वामी विवेकानंद जी की 3D की पेंटिंग बनाई गई। 3D पेंटिंग बनाई गई। ये इंदौर की एक कलाकार थी, इंदौर की शिखा शर्मा जोशी, इन्होंने और इनकी टीम ने मिलके, इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलके ये पेंटिंग बनाई थी। 3D पेंटिंग थी ये, ठीक है। ये शौर्य स्मारक जो है भोपाल में, वहाँ पे बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी? भोपाल में शौर्य स्मारक, स्थान इसका है भोपाल शौर्य स्मारक, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, ठीक है। तो 11 और 12 फरवरी 11 एंड 12 फरवरी को प्रधानमंत्री जी जाएंगे कहाँ? फ्रांस की यात्रा करेंगे। तो वहाँ पे AI समिट है। AI से तो आप सब लोग चिर परिचित होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जो काम मानव करता है वही काम आप कौन करता है? मशीन करती है। आप देखते ही AI के जीवन में कितने उदाहरण हैं। अपन बोलते जाओ, हूबहू एक तस्वीर निकाल देता है बढ़िया सी। और आजकल तो एंकर भी AI वाले आ गए हैं, टीचर भी AI वाले आ गए। तो AI की दुनिया है भाई। 1950 के दशक में इसका शुरुआत यूरोपीय देशों ने की थी, पर तब इतना ये प्रचलित था नहीं। 70-80 के दशक में आते आते इसको मान्यताएं मिली, लोगों ने इसके बारे में जाना। आज जो AI है, तो इसमें यदि इसकी कई उपलब्धियां हैं तो कई चुनौतियां भी हैं। भाई देखो, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। आज AI यदि आपका काम बहुत सरल कर रहा है तो उससे चुनौतियां भी बढ़ रही है, फ्रॉड भी हो रहे हैं। तो इसी को केंद्र में रख के, अच्छा, अपने यहाँ पिछले साल भी दिल्ली में भारत मंडपम में भी एक AI समिट हुई थी। उसमें विचार काफ़ी, इसमें क्या होता है जो समिट्स होती, इसमें राष्ट्रों के अध्यक्ष आते हैं, जो देश है जो AI टेक्नोलॉजी में अग्रणी भी है और जो उस पर काम भी कर रहे हैं, विशेषज्ञ लोग आते हैं, कंपनियों के CEOs आते हैं, जो कंपनियां उसमें लगी है, जो उसमें काम कर रही है। तो इस टाइप के जो लोग इसमें आते हैं। तो दिल्ली में भी ये समिट हुई थी। इस बार ये समिट हो रही फ्रांस में, जहाँ फ्रांस ने बहुत से देशों को, 60-65 देशों को न्योता भेजा है, जिसमें भारत भी है। भारत है, चाइना है, अमेरिका है, यूरोपीय देश है और खाड़ी देश भी है, अपने UAE वगैरह, क्योंकि ये भी AI में काफ़ी आगे हैं। तो इन देशों को न्योता भेजा। अच्छा, इसमें ये विचार विमर्श भी करते हैं। इसमें विचार विमर्श क्या होता है? इसमें विचार विमर्श ये होता है कि कैसे हम समाज के लिए AI जो टेक्नोलॉजी है उसको उपयोगी और बना सके, समाज उसमें कैसे पार्टिसिपेट, समाज की ज़्यादा से ज़्यादा उसको भागीदारी को भी सुनिश्चित करना। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह होती है, एक तो इसमें सामाजिक होता है। यदि इसके मुख्य मुद्दों की बात की जाए समिट के, तो मुद्दों में अपन बात करें तो सामाजिक उपयोग इसका, भाई समाज इसका सही दिशा में उपयोग करे और बेहतरी से उपयोग करे। अवेयरनेस, भाई जिसको नहीं उपयोग करते आता है वैसे लोग इसका उपयोग करना सीख जाए, और जिनको उपयोग करता आता है, तो जो उपयोग करता है वो किसी को चूना नहीं लगाए। भाई मालूम पड़ा कि आपको AI टेक्नोलॉजी का ज्ञान है तो आप उसके माध्यम से चूना नहीं लगा रहे हो, किसी को फ्रॉड नहीं कर रहे हो, अच्छे काम में, जनहित के काम में, जन सरोकार के काम में उसको इस्तेमाल करो। अब इसमें एक दूसरी बात होती है कि जो AI का प्रशासन करना, AI का प्रशासन से क्या आशा है भाई? तो AI का प्रशासन मतलब जो टेक्नोलॉजी AI की, ये बहुत विस्तृत टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। तो इसमें प्रशासन करना मतलब इसको उचित तरीके से नियोजित करना, उचित ढंग से इसका नियोजन भी करना, देश के और राष्ट्र की सीमाओं के अंदर भी उसको कंट्रोल करना। अच्छा, इसी में एक और पहलू है कानून। तो इसी में कानून बनाने की भी बात आती है कि भाई AI से रिलेटेड कानून। यूरोपीय संघ को आपने पिछले वर्ष देखा अपन ने कि उसने एक AI से रिलेटेड कानून बनाए। वो पहला बना ऐसा कि जिसकी संसद ने कानून बना दिए AI पे, ठीक है। तो ये जो बातें इसमें हैं। अब उसके बाद इसके विकास पे भी बात होगी, AI के विकास पे, AI के विकास पे बात करना, नई नई खोज करना, डेवलपमेंट, इनोवेशन, नवाचार, उसमें नवाचार पे
कि जो अभी वर्तमान स्थिति में एआई की स्थिति है, उससे और कैसे उसमें नवाचार किया जा सके, कैसे उसको और विकसित कर किया जा सके। तो इसमें भी इसमें क्या होगी, चर्चा होगी। तो इसमें ये मुख्य बिंदु इसमें रहेंगे। आपने पिछले दिनों देखा ही कि आज जो एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग कितने व्यापक स्तर पे हो रहा है। भारत की मैं बात करूँ तो पिछले दिनों हमको एक सुनने और देखने को भी आया कि केरल की तिरुअनंतपुरम, जो कि केरल का शहर है, तो वहाँ पे एक आयरिश लेडी टीचर है, वो एआई जनरेटेड है, एआई की टीचर है, वो टीचिंग करवा रही है। चाइना में तो हॉस्पिटल तक एजेंट हॉस्पिटल करके हॉस्पिटल है जिसमें इलाज हो रहा है। अच्छा, सबसे बड़ा एलन मस्क की कंपनी न्यूरल लिंक, उसने तो एक चिप ही ऐसी बना दी है कि मानव के मस्तिष्क में चिप डाल के और मानव की वो क्षमताओं को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, उसकी बोलचाल को, चाहे सोचने की क्षमता हो। तो ये मानव के लिए उपयोगी के साथ साथ हानिकारक भी है। तो इससे व्यापक स्तर पे, अच्छा पिछले साल यदि हम साइबर अपराधों की भी बात करें तो सबसे बड़ी चुनौतियां यदि है इसमें, तो चुनौतियों में आज साइबर अपराध बहुत बड़ी चुनौती बन के बैठा है इसमें। साइबर क्राइम, यदि मैं पिछले एक साल की बात करूं तो तकरीबन 3 लाख केस दर्ज हुए और भारतीय अपना 120 करोड़ रुपया गंवा चुका है साइबर क्राइम के मार्फत। लोगों ने अलग अलग तरीके से ठगी की है, ठगी की शिकार हो जाते। आपने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा और आस पड़ोस में भी कई घटना आपको हो सकता है देखने को मिली हो कि कैसे एक व्यक्ति फ़ोन लगाता है और इस प्रकार से साइबर अपराध को अंजाम दे रहा है अलग अलग तरीके वॉइस के माध्यम से। अच्छा, दूसरी बात यह है कि डीप फेक वीडियो भी खूब चले। डीप फेक वीडियो ये उन लोगों के लिए बड़ी चुनौती रहा जो काफ़ी प्रसिद्ध लोग हैं। आम आदमी तो ठीक है, खैर आम आदमी की भी एक अपनी गरिमा है और उसको भी कानून और नियम संविधान ने काफ़ी अधिकार दिए। बाकी ये विशेषता उन लोगों को जो प्रसिद्धि के एक स्तर पर रहते देश में, विदेश में, दुनिया में, तो उन लोगों को क्या उनके डीप फेक वीडियो बनाना और उनकी जो प्रसिद्धि है उस पर कहीं ना कहीं एक आक्षेप लगाना, उन पर एक गलत प्रभाव डालना। तो वो डीप फेक वीडियो भी और डीप फेक फोटोग्राफ्स भी, किसी का फ़ोटो निकाल के, तो ये सब आज चुनौतियाँ हैं। वो इनसे निपटने के लिए जो सरकारें हैं, चाहे वो भारत की हो चाहे विश्व की सरकार हो, तो आज बड़ी चिंतित है और उसी को लेके भी इस प्रकार की समिट करते हैं और विशेषज्ञों से भी राय ली जाती है, चाहे वो कानून के विशेषज्ञ हो चाहे वो आईटी एक्सपर्ट लोग हो, कि किस प्रकार से हम इन चुनौतियों से निपट सकते हैं और किस प्रकार से हमको इससे निजात मिलेगी। तो इसका मेन उद्देश्य यही है। ये फ्रांस में आयोजित होगी 11 से 12 फरवरी को, ये समिट जो है एआई समिट। अच्छा, फ्रांस जब मोदी जी जाएंगे तो फ्रांस से हमारी एक और डील चल रही है काफ़ी टाइम से ही, रक्षा मसौदा, रक्षा जो अपना है रक्षा सौदा, तो रक्षा सौदा को लेकर भी बात हो सकती है इसमें और उसको एक अंतिम मुहर लग सकती है जब दोनों राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे। तो जहाँ पे वो राफेल एम जो फाइटर जेट है उसकी डील को लेकर पिछले काफ़ी दिनों से ही एक चर्चा चल रही है और उस पर कहीं ना कहीं गतिरोध बना हुआ था। शायद इस बार आसमान से बादल छट जाए और एक खुशखबरी मिल जाए और फाइनल रूप वो डील ले ले। इसमें डीजल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड जो सबमरीन है, हाइब्रिड सबमरीन, तो उसकी खरीदी की भी बात है। तो ये लगभग $1 लाख का जो ये है सौदा है, वो इसको, ये हमारी जो डिफेंस है, डिफेंस पावर को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। डिफेंस पावर को अपनी क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। वैसे ही हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन और उसकी बढ़ती जो गतिविधियां हैं उससे हम परेशान हैं भारत देश। तो ये जो सबमरीन है, तो ये सबमरीन काफ़ी नौसेना के लिए लाभदायक है और वहाँ पे पेट्रोलिंग वगैरह और अन्य काम गति से होंगे, ताकि चीन का जो कब्जा करने की नीति है चीन की, तो चीन जहाँ जाता है पाँव पसारता है, कब्जा करने की उसकी नीति है, वो उससे भी इससे निजात मिलेगी, उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा। जोसेफ ओन, अगली बात करता हूँ मैं लेबनान की। लेबनान इजराइल से लगा हुआ देश है। इजराइल इसकी दक्षिणी सीमा से लगा है, 120 किलोमीटर की सीमा ये इजराइल से लगती है, इसकी बनाता है ये। अच्छा, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लेबनान हो, इजराइल हो, सीरिया हो, ये पूरा मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र है ये काफ़ी गरमाया हुआ है, क्योंकि इजराइल का लगातार वॉर में रहना और अन्य देश भी इससे प्रभावित हुए, क्योंकि वहाँ के जो सैन्य संगठन थे, आपसी मिलिटेंट ग्रुप्स, जैसे यहाँ है लेबनान में हिजबुल्लाह एक सैन्य संगठन है जो कि वहाँ काफ़ी पावरफुल है, आर्मी से भी ज़्यादा ताकतवर उसको मान सकते हैं। अच्छा, वो ईरान का सपोर्टर है। तो लेबनान में
अब नया उदय हुआ है एक नए युग का, और वहाँ पे जोसेफ ओन जो है वहाँ पे सत्ता पे अब बैठे हैं। वहाँ के नए क्या बने हैं, ये राष्ट्रपति बने हैं जोसेफ ओन। ये मिलिट्री कमांडर थे लेबनान के, लेबनान मिलिट्री के कमांडर थे। पिछले 2-3 साल से वहाँ पद खाली था और कई बार प्रयास हुआ कि वहाँ चुनाव हो और सत्ता पे कोई राष्ट्रपति बने, पर ऐसा पिछले दिनों हुआ नहीं। पर खैर इस बार ये संभव हो पाया और 2 राउंड की वोटिंग के बाद वहाँ के संसदीय चुनाव का सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और जोसेफ ओन जो है वो राष्ट्रपति वहाँ के बने हैं। इनको तकरीबन 99 वोट मिले, वहाँ के संसद के जो चुने हुए लोग थे उन्होंने इनको 99 मत देकर विजय बना दिया और जोसेफ ओन जो है वहाँ अब सत्ता को संभालेंगे। अच्छा, उन्होंने सत्ता संभालते सबसे पहले इनडायरेक्टली सही हिजबुल्लाह पर वार कर दिया कि जो भी हथियार है देश के उन पे जो है वो अधिकार देश की सेना का होगा, देश का होगा। क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि वहाँ का जो मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्लाह, जो कि कहीं ना कहीं ईरान का समर्थक है, तो वो है वहाँ पे हथियारों का उस पर काफ़ी बड़ा कब्जा है। और उसकी अच्छा, लेबनान जो देश है उसमें तकरीबन 67 से 70% लोग मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। लगभग 70% जो लोग हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं और बचे हुए लगभग 30 से 33% लोग हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, वो क्रिश्चियन हैं। तो इसमें एक बड़ा रोल हो जाता है क्योंकि इसकी जो बड़ी आबादी है, जो बड़ी आवाम है वो मुस्लिम आवाम है। तो बाकी इसका जो संविधान है, तो इसके संविधान में ये स्पष्ट उल्लेख है इस बात का कि वहाँ का जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वो प्रमुख कोई ईसाई व्यक्ति होगा। यानी राष्ट्र का प्रमुख वहाँ राष्ट्रपति का शासन होता है और राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति जो होगा वो ईसाई होगा। उसके बाद यदि हम वहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी ही करते हैं, तो प्रधानमंत्री जो है वहाँ का, तो प्रधानमंत्री वहाँ का जो है वो होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो वहाँ का होगा वो सुन्नी समुदाय से आते हैं, सुन्नी मुस्लिम समुदाय से, तो वो सुन्नी मुस्लिम समुदाय के कोई व्यक्ति को बनाया जाता है। अच्छा, जो तीसरा पद वहाँ होता है वो होता है अध्यक्ष, जो संसद की क्या करता है, अध्यक्ष ही करता है। तो जो संसद का अध्यक्ष होगा, जो अध्यक्ष होगा संसद का अध्यक्ष, तो वो अध्यक्ष वो बनेगा, वो सिया समुदाय का कोई व्यक्ति होगा, सिया समुदाय का कोई व्यक्ति बनता है। ये वहाँ पर स्पष्ट रूप से नियम है। ठीक है, अब देखते हैं कि मिडिल ईस्ट की क्या कुछ परिस्थितियाँ बदलती हैं इनके वहाँ पे सत्ता पे जब बैठे हैं ये, तो क्या कुछ होगा। खैर, इससे इजराइल के साथ जो संघर्ष है शायद उसमें थोड़ी सी कटौतियाँ हैं, क्योंकि पिछले दिनों से ही ये लगातार इस बार हिजबुल्लाह के कमांडरों पे जो एक हमला हुआ था, बेरूत इसकी राजधानी है, तो वो काफ़ी चर्चा में भी रहा है और इसराइल से शायद सीज़ फायर की बात इनकी चली रही थी और शायद हो जाए, हिजबुल्लाह जो है वो अपने थोड़ा डाउन पे आ जाए इनके वहाँ बैठने से। ये देखने को अपने को आगामी दिनों में मिल सकता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।